नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। मुबीन ने गाड़ी खड़ी की। वह बोला, सर अब साइड में एक शेड और लगवा लें नई गाड़ी के लिए। हाँ, कल वर्कशॉप में बोल देंगे। जी साहब, मैडम जी तो एक्सपर्ट ड्राइवर हैं। हम बैक मिरर से देख रहे थे, कमाल की ड्राइविंग है। मैंने हंसकर एक 500 का नोट मुबीन को दिया और बोला, बच्चों के लिए मिठाई लेकर जाना। जी शुक्रिया साहब। अनुवा काका की कार पूजा चल रही थी। मैं अंदर आ गया। अब वे दोनों अंदर आ गए तो मैंने कहा, काका पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कुछ खिलाओगे या नहीं? लो, हम तो कब से सब तैयारी करे बैठे हैं, आप लोग बैठो, हम थाली लगाते हैं। अनु हाथ धोकर आई। वह पूछा, काका कोई मदद चाहिए? नहीं बिटिया, सब तैयार है, हम बस फल का सेक रहे हैं। और 2 मिनट में काका ने थालियां रख दी। बिटिया तोहार चावल जीरा फ्राई करो या सादा? अरे कर दो ना, अनु को फ्राइड राइस ही पसंद है। देखो मैंने कहा ना, अब से सब कुछ जी वो मुझ पर लागू होता है, आप लोगों पर नहीं। आपने शायद देखा नहीं, मेरी थाली में सिर्फ एक सब्जी है, वो दूसरी थिक ग्रेवी वाली पनीर की सब्जी नहीं है। काका गलत बात है, मैंने कहा ना जो खाएंगे सब खाएंगे, ऐसा नहीं कि मेरे लिए आप अलग से कुछ बनाओ। बिटिया अब से का बनाना है ये तुम ही बताओगी, हम सिर्फ बनाएंगे। मैंने मुस्कुराते हुए अनु की तरफ देखा तो आंखें ऊपर कर जैसे उसने पूछा, क्या? मैंने गर्दन हिला दी, कुछ नहीं। मैंने देखा था अनु थोड़ा धीरे खाती है। मेरा मोमेंटम फास्ट था, उसे असहज न लगे। मैंने भी धीरे खाना शुरू कर दिया था ताकि खाना साथ खत्म हो। अनु ने ये बात मार्क कर ली थी। वो बोली, आप अपनी तरह से खाया करिए, मैं शुरू से ही स्लो खाती हूँ, मेरी वजह से आप रुक रुक कर खाते हैं। तो ठीक है ना, चबाकर ही खाना चाहिए। पहले तो मैं खाना खाता था, चबाकर ही खाना चाहिए। पहले तो मैं खाता कौन था, गटकता था, खाता तो अब हूँ। वो सिर्फ मुस्कुरा कर राइस खाती रही। फिर वो बोली, आप थोड़ी देर आराम कर लो, रात को भी ठीक से नहीं सोए, वह सुबह भी आराम नहीं मिला। वैसे खाने के बाद मन तो मेरा भी कर रहा था कि कुछ देर आराम किया जाए। मैं उठकर कमरे में आया, वह लेट गया। कुछ देर में झपकी लग गई। जब जागा तो 4 बज रहे थे। एकदम हाथ ड्रावर की तरफ गया, फिर याद आया अब सिगरेट कहाँ। कुछ देर लेटा रहा, फिर उठकर किचन में आया और फिल्टर से पानी लेकर पिया। मेरे आने व गिलास की आहट से काका भी बैठ गए। वो अपने निर्धारित स्थान किचन व डाइनिंग टेबल के बीच ही दरी बिछाकर लेटते हैं। जाग गए भैया? हाँ काका, अच्छी खासी नींद हो गई, करीब 1 घंटा सो लिया। भैया ये आपने बहुत अच्छा किया। क्या? नई गाड़ी दिलाई बिटिया को? काका वो मैं नहीं चाहता था कि अनु ऑफिस की गाड़ी से आया जाए। हाँ भैया, सरकारी गाड़ी तो बहुत है, पर अपनी खुद की गाड़ी की बात ही अलग है। और गाड़ी ये भी लंबी कि देखते ही बनत है। वो सब अनु की पसंद है काका। और मैं ऑफिशियल डायरी उठाकर उसमें झांसी डिवीजन ढूंढने लगा। झांसी ई रघुवेंद्र सिंह, ये नाम कुछ जाना पहचाना लगा। दिमाग पर जोर डाला तो ध्यान आया कि पिछली बार भेल की सप्लाई में टेस्टिंग में हम दोनों 5 रोज भोपाल में साथ रहे थे। काफी अतरंगता हो गई थी दोनों के बीच, पर डायरी में सिर्फ कार्यालय का नंबर था। आज रविवार में पता नहीं कोई होगा या नहीं, पर फिर मैंने नंबर डायल किया। 3-4 घंटे के बाद किसी ने फोन उठा लिया। हेलो, हाँ कौन? जी हम राम सरन पियून। अच्छा, साहब के घर का नंबर बताओ। साहब मोबाइल नंबर की टेलीफोन नंबर? अगर मोबाइल हो तो वो ही बता दो। जी साहब, नंबर है 9826 28 77 39। सुनो, और मैंने उसके बताए नंबर को कंफर्म किया। जी हाँ साहब। मोबाइल नंबर मैंने अपने सेल फोन में लगाया। घंटी बजती रही पर फोन रिसीव नहीं हुआ। वह टेप सुनाने लगा। जिस उपभोक्ता को आपने कॉल किया है वो फोन उठाने की स्थिति में नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। तब तक अनु भी उठकर आ गई थी। काका बोले, अब चाय बनाए लें?
मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा व वही नंबर रीडायल किया। इस बार फोन उठा लिया। हेलो, कौन? सर गुड इवनिंग, मैं इलाहाबाद से मनोज त्रिपाठी। सर गुड इवनिंग, आज कैसे याद कर लिया? मैंने कहा था ना आपसे कि इस दुनिया में मनुष्य से ज्यादा स्वार्थी कोई प्राणी नहीं है। जब भी स्वार्थ आड़े आता है व्यक्ति संपर्क करता है। सर ये बात बाकी दुनिया पर लागू हो सकती है, आप पर नहीं। आपकी इस सोच का शुक्रिया, पर वास्तव में आज मैंने अपने काम के सिलसिले में ही फोन किया है। जी आदेश करें। नहीं, निवेदन ये है कि मेरे किसी रिलेटिव का झांसी से इलाहाबाद ट्रांसफर हुआ है। कुछ सामान वहां से आना है, बस इतनी छोटी सी बात। नहीं, सामान तो कुछ ज्यादा नहीं है, अपनी वो ट्रांसफार्मर वाली गाड़ी में आ जाएगा, पर कुछ सामान है जो वहीं सेल ऑफ करना चाहते हैं। यही कुछ घरेलू आइटम्स व मारुति 800। आपको इस काम को भी करवाना है। अरे आप निश्चिंत हो जाइए, समझिए दोनों काम हो गए। वो यहाँ से कब आना चाहते हैं? वो एक्चुअली मैं उन्हें लेकर कल आ रहा हूँ। ग्रेट, आपसे मुलाकात भी हो जाएगी और ये जो आपने जिक्र किया है वो काम भी हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा यह नंबर सेव कर लें तो फिर कल मुलाकात होती है। बिल्कुल सर। सर एक मिनट, वो कार का मॉडल क्या है? क्यों, कार कब की है? मैंने अनु से पूछा। 2002 का मॉडल है, बट सिंगल हैंड गाड़ी है। कॉलेज में प्रोफेसर थी मैम, अब यहाँ आ रही हैं। तो सर कल आप पधारिए और सीधे घर आइए, बाकी सब हो जाएगा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। वाकई वो सरदार जी ठीक कह रहे थे। क्या? यही कि तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। अरे तुम उनकी बातों पर मत आओ। हमारे डिपार्टमेंट व उनके बीच हाइड एंड सीक लगी रहती है। वो मुझे ऑब्लाइज करने का मौका ही तलाशता रहता है। वैसे नो डाउट ही इज अ नाइस मैन। यही फर्क है एक आम आदमी और तुम में। कोई फर्क वर्क नहीं है। जिस परिस्थिति व समय से संघर्ष कर मैं यहाँ तक आया हूँ, बस वो याद रहता है। उसी समय की मजबूरियां, जरूरतों व इच्छाओं को दबाना, सिर्फ स्कॉलरशिप व प्राइवेट ट्यूशन करके पढ़ाई पूरी करना। तभी तो जब नौकरी लगी तो दोनों छोटे भाई बहन को वो हर चीज देने की कोशिश की जो मुझे नहीं मिल सकी थी। बस एक बात का दुख हमेशा रहेगा कि माँ बाबा को वो खुशी नहीं दे सका जो देना चाहता था। जब अच्छा समय आया तो पहले बाबा फिर माँ छोड़ गई, पर उन दोनों बच्चों ने मेरे सारे सपने साकार कर दिए। आज जब उनकी खुशियां देखता हूँ तो लगता है मुझसे ज्यादा सुखी इंसान कौन होगा। परंतु अनु, सबसे बड़ा गुनाहगार मैं तुम्हारा हूँ। तुम्हारा पूरा जीवन मेरी वजह से ऐसा मुकाम पर पहुंच गया जहां अब मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज तुम्हारे एक फैसले ने कि तुम अब कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें नहीं पता अनु कि तुमने मुझे क्या दे दिया। एक बुझते दिए को तुमने तेल दिया। अनु, अब मैं कल रहूं या ना रहूं, उन बच्चों के सिर पर तुम्हारा साया बना रहेगा। वो अनाथ नहीं होंगे मेरी तरह। लेकिन फिर लगता है ये तो सिर्फ स्वार्थ है। तुमसे तो सब कुछ चाह लिया, मांग लिया, लेकिन बदले में तुम्हें क्या दिया? सिर्फ एकांकीपन, पीड़ा, वियोग और एक आधी अधूरी जिंदगी। अनु उठी और आकर बिल्कुल मेरे पास बैठकर उसने अपना सिर मेरी गोद में रख दिया। फिर वो बोली, मनोज, अपने अलग होने तक कभी आपने मुझसे या मैंने आपसे कहा कि हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं? चुप नहीं रहो, जवाब दो। नहीं ना। जो कुछ मैंने लिख कर भेजा वो कब मिला? लगभग 9 साल बाद। तो फिर मेरी जिंदगी में आपका क्या रोल था? मैं चुप रहा। सिर्फ एक दोस्त का, और क्या था? बिल्कुल। तो फिर आप कैसे जिम्मेदार हो गए मेरे जीवन या आपके अनुसार तथाकथित मेरी बर्बादी के? यदि आपने मुझसे कुछ कहा होता, कोई वादा किया होता, या मैंने कभी आपसे अपने दिल की बात कही होती, तो ये मान लेते कि हम दोनों में से किसी एक की गलती है। मैंने सुबह भी कहा था ना, तुम समझ नहीं सके और मैं समझा ना सकी। तो फिर तुम दोषी क्यों? और जब मैंने अपने आप ये फैसला कर लिया कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और की नहीं हो सकती, तो तुम्हें तो इसका भान तक नहीं था
और अगर उस दिन हम नहीं मिलते तो क्या मैं किसी और को अपना लेती? अब जीवन या मृत्यु, इस पर तो किसी का वश नहीं चलता। मैं भी आज हूं, कल रहूंगी या नहीं, कौन जानता है। पर जब किस्मत ने हमें दोबारा मिलाया, वो भी लगभग 15-20 साल बाद, तो आज इतना क्यों सोच रहे हो, वो भी इतना निगेटिव? अरे जिन्हें तुमने अपना बच्चा समझा है वो अब हमारे बच्चे हैं, सिर्फ तुम्हारे नहीं। और रही बात तुम्हारे मेरे मिलने की, तो मनु, सिर्फ शरीर का मिलन नहीं होता, पर जो अपनापन, आत्मीयता, स्नेह तुम्हें स्पर्श किए बगैर मिला, वो क्या था? जब मैंने अपने शादी ना करने का फैसला माँ पापा को बताया, वो पहले नाराज हुए, फिर सारी दुनिया की ऊंच नीच समझाई, अकेलेपन का मतलब समझाने की कोशिश की। लेकिन जब मैंने सब कुछ विस्तार से उन्हें बताया, पापा के रहते कभी उन्होंने या माँ ने आज तक मुझे कभी मजबूर नहीं किया। तो आज तुम कैसे अपने आप को दोषी मानते हो? आज के बाद सिर्फ इतना याद रखना, मैं तुम्हारी थी, तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूंगी। उसके लिए मुझे किसी की मान्यता चाहिए, ना ही रीति रिवाज। मनु, मुझे सिर्फ तुम चाहिए थे, तुम मिल गए, बस अब इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, ये टॉपिक आज यहीं समाप्त। अब इस विषय पर कभी कोई बात नहीं होनी चाहिए। मनु, मैंने कहा ना, जो बुरा वक्त था वो तो बीत गया, अब उसके बारे में मत सोचो। ठीक है अनु, आज से सिर्फ ये सच है कि अब तुम मेरी हो व मैं तुम्हारा हूँ। और हाँ, अब कभी वो पूर्णता का जिक्र नहीं करना। तुमने मुझे आधी अधूरी नहीं, पूरी जिंदगी दी है और मुझे उस जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। एक इजाजत दोगी क्या? आज ड्रिंक कर सकता हूँ? अलाउड है। ये रहा नाइट चार्ट, खुद देख लो। ये रहा डाइट चार्ट, खुद देख लो। और अनु बड़ी बारीक से सब पढ़ती रही। फिर जैसे ही उसने पढ़ा मॉडरेट अल्कोहल, बोली, हाँ लिखा है पर मॉडरेट। मैं सिर्फ 1 या 2 ड्रिंक्स की बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, ले लो। बोलो क्या बना कर दो नेक्स्ट में? अरे कुछ नहीं, मैंने तो आज तक कुछ नहीं खाया। आज तक मैं नहीं थी, अब मैं हूँ। बोलो क्या लोगे? सुनो, बेसन का चीला बना लाऊं? उसमें तेल भी नहीं होता। पर फिर मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। तो ठीक है, मैं तुम्हें चीले बनाकर देती हूँ। वैसे भी काका व मैं तो खिचड़ी खाने वाले हैं। तुम्हारा मन करे तो खा लेना। तुम 5 मिनट रुको, मैं अभी आई। कुछ देर में वो आई तो प्लेट में चीला व नींबू का अचार था। बोली, कहाँ है तुम्हारा मटेरियल? मैंने कबर्ड की तरफ इशारा किया तो उसने बोतल निकाली व मुझे पकड़ा दी। फिर पानी का जग व गिलास भी स्टूल पर रख दिया। मैं गिलास में विस्की डाल व पानी डालने लगा। वो बड़े ध्यान से देख रही थी। क्या हुआ? मैंने पूछा। इतनी कम विस्की में इतना सारा पानी? इसी को तो ड्रिंक्स या पैक कहते हैं। और तुम ऐसे 1 या 2 लेते हो? हाँ। तो अब जब मन करे मुझे बताना, इसमें तो कोई बुराई ही नहीं है। मैं एक और चीला बनाकर लाती हूँ। अरे अब नहीं, बस हो गया। आप रुको, मैं बस अभी आई। और वो चली गई। मैंने वो ड्रिंक्स को खत्म कर दूसरा बनाया व जल्दी जल्दी पी लिया। फिर तीसरा पैक बनाकर बोतल बंद करके चुपचाप बैठ गया। तभी अनु आई। ये और खा लो, फिर मन करे तो थोड़ी खिचड़ी खा लेना। नहीं अनु बस, और मेरा डिनर भी हो गया। मैं ना अभी खाना खाकर आ रही हूँ, सोना मत। ठीक है। बड़ा स्वादिष्ट लग रहा था वो चीला, नींबू के अचार से। मेरा सही में पेट भर गया। बाहर काका व अनु के खाने की आवाज आ रही थी। तभी मुझे याद आया, मुबीन को तो कल का प्रोग्राम बतलाया ही नहीं है। मैंने रामू काका को आवाज दी तो अनु आई। क्या हुआ? अरे वो मुबीन को बताना था कि कल सुबह 10 बजे आ जाए। वह कल झांसी जाना है। तैयारी से आए, परसों लौटेंगे। ठीक है, मैं बता देती हूँ। वहाँ फोन के पास एक लिस्ट रखी है, उसमें उसका नंबर है। ठीक है। और अनु वापस चली गई। उसने मुबीन से बात की, फिर खाना खाया। काका बोले, बिटिया अब तुम आराम करो, यहाँ सब देख लेंगे। ठीक है काका। मैं इन्हें बता दूं कि मुबीन से बात हो गई है, फिर सोती हूँ।
अच्छा बिटिया। और अनु कमरे में चली आई। दरवाजा ठेलकर बंद किया। वह पलंग पर मेरे बराबर में बैठ गई। वो ना मुबीन से बात हो गई है। आपने जैसा कहा था उसे बता दिया है। कुछ खाना तो नहीं है? नहीं कुछ नहीं। तो ठीक है, सो जाओ। पहले तो तुम कहकर गई थी सोना मत, अब कह रही हो सो जाओ। तुम भी ना पूरी नौटंकी हो। मैंने कहा था मुबीन से बात करके बताने के लिए। अब सो जाओ। ठीक है, सो जाऊंगा। और फिर अनु मेरे माथे पर व गालों पर प्यार किया और बोली, अब सो जाओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। और मुझे कंबल उठाकर व लैंप बंद कर वो चली गई। सुबह मेरी आंख जल्दी खुल गई। मैं कुछ देर तक बैठा रहा, फिर वॉशरूम में चला गया। 10 बजे तक अनु को लेकर कॉलेज जाना है। ये सोचकर मैं फ्रेश होकर नहाकर तैयार ही हो गया। बाहर हल्की ठंड थी। मैंने सामने जिप वाला स्वेटर पहन लिया ताकि गर्मी लगने पर आसानी से अलग किया जा सके। फिर मैं बाहर आया तो अनु व काका किचन में थे। मैंने दीवान पर बैठकर आवाज दी, काका चाय। जवाब अनु ने दिया, 1 मिनट बस लाती हूँ। अनु चाय लेकर आई। उसे देखकर लग रहा था स्नान तो कर लिया है पर अभी गाउन ही पहनी थी। क्या करने लगी सुबह से? कुछ नहीं, वो आपने कहा था ना कि कॉलेज से झांसी निकलना है तो मैंने सोचा लंच पैक कर लें। तुम बिना रास्ते में कहीं कुछ खा लेते। जी नहीं, आपका तो फैट लो कैलोरी फूड लेना होता है ना, वो बाहर नहीं मिलता। मैं चुपचाप चाय पीने लगा। अनु ने मेरी तरफ देखा और बोली, अरे आप तो तैयार हैं, अभी तो 8:30 ही बजा है। हाँ, वो जल्दी चलना था ना तो मैं तैयार हो गया। मेरी वजह से आपका रूटीन ही डिस्टर्ब हो गया ना। डिस्टर्ब नहीं, व्यवस्थित। और वो भी रूटीन में नहीं, पूरी जिंदगी। तुम्हारे आने के बाद अब ये मकान घर लगने लगा है। अनु, पता है वैसे तो जिंदगी ने कभी मौका ही नहीं दिया, पर जब भी किसी साथी का ख्याल आया मैंने हमेशा बिल्कुल तुम्हारी जैसी जीवन संगनी की ही कल्पना की थी। जब वो चले तो वो पैरों में क्या होती है जो रुनझुन बजती है? पजीब। हाँ, उसके घुंघरू की आवाज सारे घर में सुनाई दे। तो ठीक है, मैं भी पहन लूंगी। घर में रुनझुन सुनाएगी पर कॉलेज में स्टूडेंट्स की सीटियां। और वो हंसती हुई वापस चली गई। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।